वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज श्री अंकित कुमार तिवारी। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग, ट्यूशन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप सरकारी विभाग की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पत्रकारिता की तैयारी करते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने तरीके से इसमें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यदि आप लोग एनसीईआरटी के भी हल देखना चाहते हैं तो देखिए, जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जितना वीडियो होगा इसी चैनल पर रिलीज किया जाएगा। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। पत्रकारिता न्यूज का चैनल अलग है, ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। तो जिनको स्टडी करना है तो इस चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। मैं अपना सामान्य परिचय दे देता हूं कि मेरा नाम श्री अंकित कुमार तिवारी उर्फ टुनटुन तिवारी है। मेरे विद्यार्थी मुझे बाबा कहते हैं। मैं आप लोगों को, देखिए, आप लोग कभी भी परिचय दें, आपके परिचय से ये ज्ञात होता है कि आपका एजुकेशन कितना हाई है। जैसे कि मैं अपना परिचय, अपना जन्म स्थान मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड आप लोग जानते हैं। कहे कि ब्रह्मांड किसी से मिलकर बना है? मंदाकिनी से। तो मंदाकिनी में जो आकाश गंगा मंदाकिनी है उसमें कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। तो उसमें जो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह के जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर में जब भारत दिखेगा आपको, भारत जब आएंगे तो एक बिहार राज्य है। बिहार राज्य के में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक भोजपुर जिला है, क्योंकि जिला से मिलकर क्या बनता है? राज्य। राज्य से मिलकर बनता है देश, ठीक है। तो आरा जिला भी बोला जाता है। अब जिला बनता है किसी से? प्रखंड से मिलकर। तो उसमें शाहपुर प्रखंड है। शाह प्रखंड किसी से मिलकर बनता है? गांव से। तो चारघाट गांव मेरा जन्म स्थान है। कर्म भूमि भी मैं बता देता हूं कि मैं कहां से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं ब्रह्मांड में से आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, पृथ्वी ग्रह है, एशिया महाद्वीप में भारत देश है, वहाँ उसकी राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली जो कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली है, उसमें CB84 सेकेंड फ्लोर नारायणा बिहार से ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जय श्री अंकित कुमार तिवारी, जय माता दी, हर हर महादेव। विषय ये है पत्रकारिता और जनसंचार का परिचय, MJM 020। आप लोगों को मैं बताता हूं कि मैं पत्रकार हूं। आज शुक्रवार है, 29 अगस्त 2025 को यह क्लास शुरू है। विद्यार्थी पत्रकारिता में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके थे। कहां तक किए थे? संचार के लिए बधाएं पढ़ना है। और संचार के लिए बधाएं है जो इसकी प्रभावशीलता में अड़चन डाल सकती है। ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है। प्राप्तकर्ता के साथ गलत असुविधाजनक समय पर संचार करना, संचारित संदेश का विकृत होना यानी शोर के कारण संदेश के अर्थ में परिवर्तन। शोर एक बाधा है जो प्रेषक द्वारा संचारित संदेश के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक और बाधा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सीमित ध्यान अवधि होती है जिसके दौरान वह संचार संदेशों के लिए ग्रहणशील होता है। तकनीकी बाधाओं के अलावा संचार के लिए भाषा और मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी है। भाषा की बाधाएं 2 प्रकार की हो सकती है। शब्दावली, कठिन शब्दों का उपयोग जो प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आ सकता। शब्दार्थ, सीमेंटिंग्स, जब संदेश का अर्थ दर्शकों के लिए स्पष्ट नहीं होता है या दर्शक जो समझते हैं वह स्रोत के मतलब से अलग है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में ये कारक शामिल हो सकते हैं। शोर, कभी कभी जब कक्षा में छात्र उस समय होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में सोच रहा होता है तो शिक्षक जो बात कर रहा है वह उसके लिए शोर हो सकता है। वैकल्पिक रूप से रेडियो चैनल की आवृत्ति में कोई भी गड़बड़ी शोर पैदा कर सकती है और दर्शक ये सुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि क्या प्रसारित किया जा रहा है। धारणा अंतर निर्धारित करती है। एक समय अवधि के साथ व्यक्ति एक संदेश को समझने के लिए निश्चित तरीके से एक निश्चित प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं।
उदाहरण के लिए कुछ लोगों का मानना है कि किसी निश्चित उत्पाद के बारे में विज्ञापन में जो दावा किया जाता है वह उनके अनुभव के आधार पर सकारात्मक हो सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह के संदेशों पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उस उत्पाद सेवा को लेकर उनके अनुभव संतोषजनक नहीं हो सकते। इस प्रवृत्ति को धारणा सेट, परसेप्शन सेट कहा जाता है। अनुभव में अंतर मूल्य प्रणालियों, विश्वासों और व्यक्तियों की सामाजिक वास्तविकता के कारण धारणा सेट में अंतर हमेशा मौजूद रहेगा। इसका मतलब एक संदेश का सभी व्यक्तियों पर समान प्रभाव नहीं हो सकता। विश्वास की कमी और ईर्ष्या, ये भी ऐसे कारण हो सकते हैं जो दर्शकों पर एक संदेश से के वांछित प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। सूचना फिल्टरिंग, इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, प्राप्तकर्ता रिसीवर में केवल उन संदेशों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें लगता है कि वे उनके लिए रुचि के अनुकूल हैं, या उन धारणाओं और विश्वासों को मजबूत करते हैं जो उनके पास पहले से ही है। वे इस तरह की जानकारी को फिल्टर करते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा होती है। अब यहाँ पर बोध प्रश्न है कि अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थानों का उपयोग कीजिए। इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। संचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। संचार के लिए बाधाओं की व्याख्या कीजिए। अब पढ़ेंगे संचार के रूप। हमने यह जाना कि संचार क्या है और इसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है और इसकी प्रभावी क्षमता कैसे कम होती है। इसके साथ ही अभी महत्वपूर्ण है कि संचार प्रक्रिया को समझने के लिए इसके विभिन्न रूपों को जानना जरूरी है। हालांकि हम अपने दैनिक जीवन में इनके प्रत्येक रूप से रूबरू हैं, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संचार विद्वान इस बात से सहमत है कि संचार के 4 मूल्य हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यह उस तरह का संचार है जिसमें केवल एक प्रतिभागी होता है जो प्रेषक के साथ साथ प्राप्तकर्ता रिसीवर भी होता है। इसे अंतः संचार या आत्मनिरीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। खुद से बात करना इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यह संचार 2 प्रतिभागियों के बीच होता है और संदेशों का आदान प्रदान औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। यह संचार का सबसे आदर्श प्रकार है क्योंकि प्रेषक तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। यह 1-to-1 संचार है जिसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता रिसीवर के शरीर की भाषा, इशारों, मुद्राओं, चेहरे के भाव आदि का भी अध्ययन करता है। यह प्राप्तकर्ता के संदेश का जो मतलब है, क्या कहा गया है और इसका क्या मतलब निकाला गया है, उसका पर्याप्त आइडिया देता है। इस संचार के दौरान दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और राजी करना भी आसान है। साथ ही भावनात्मक रूप से प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और समन्वय स्थापित करने की अधिक गुंजाइश है। इसे युग्मक संचार, डायडिक कम्युनिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे समूह संचार। यह अंतर्व्यक्तिक संचार का एक विस्तार है और संदेश के आदान प्रदान में 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं, जहां प्रतिभागियों को आम हितों, कॉमन इंटरेस्ट के विषयों पर खुद को व्यक्त करने का मौका मिलता है। यह संचार सामूहिक निर्णय लेने और आत्म अभिव्यक्ति जैसे कई लक्ष्यों को पूरा करता है और रिसीवर के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर देता है। इस तरह के संचार का एक सामान्य पहलू यह है कि यह एक नेता के उद्भव को देखता है जो समूह के भीतर संचार का समन्वय करता है। इसके बाद पढ़ेंगे जनसंचार। यह वह संचार है जो एक यांत्रिक उपकरण की मदद से होता है, जो संदेशों को बहुगुणित करता है और इसे एक साथ भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दर्शकों, ऑडियंस तक ले जाता है। इस तरह के संचार में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसे मास मीडिया के उपयोग की आवश्यकता होती है।
स्रोत और प्राप्तिकर्ता रिसीवर शारीरिक रूप से समय के और स्थान में अलग हो जाते हैं। दर्शक ऑडियंस अनाम और विषम है। जनसंचार में प्रतिक्रिया धीमी, कमजोर और विलंबित है। संचार के विभिन्न रूप विभिन्न संचार संदर्भों में प्रभावी है। जनसंचार की व्यापक पहुंच है, लेकिन सबसे प्रभावी अंतर व्यक्तिगत संचार। उदाहरण के लिए, आम जनता को एक नए उत्पाद के बारे में जागरूक करने के लिए विज्ञापन और प्रचार सबसे अच्छे तरीके हैं जिनके लिए मास मीडिया का उपयोग अनिवार्य है। दूसरी ओर, धूम्रपान छोड़ने जैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए उससे व्यक्तिगत रूप से सलाह देना अधिक फलदायी है, यानी अंतर व्यक्तिगत संचार अधिक प्रभावी होगा। इसके बाद पढ़ेंगे 1.4 संचार माध्यमों के विकास। जन समाज में संचार और संचार चैनल कम हुआ करते थे। लोग समानता के आधार पर रहते थे क्योंकि लोगों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं था। बाद में जो लोग संचार के चैनलों को नियंत्रित करते गए वे मजबूत से उभरे, जबकि अन्य कमजोर रहे। बदलते समय और प्रौद्योगिकी के साथ संचार मीडिया विकसित हुआ, जिसने लोगों को मीडिया के मजबूत प्रभाव का एहसास कराया। शुरुआती दौर में एक पुरुष के साथ महिलाओं की संख्या के आधार पर समाज में उसकी मजबूत स्थिति निर्धारित की जाती थी। बाद में मवेशियों की संख्या और फिर भूमि के आधार पर इसका निर्धारण किया जाने लगा। आर्थिक विकास के आधार पर सामाजिक विकास के इन चरणों की पहचान इस प्रकार की जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे पूर्व कृषि समाज, प्री एग्रीकल्चर सोसाइटी। ऐसे छोटे समुदाय जो ज़्यादातर बोले जाने वाले शब्दों के साथ संचार के साधन के रूप में मौजूद थे, और इसमें शिकारी और खाद्य संग्राहक शामिल थे। इसके बाद पढ़ेंगे कृषि समाज, एग्रीकल्चर सोसाइटी। लोगों ने अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का अभ्यास किया। लेखन अस्तित्व में आया। ये एक जटिल सामाजिक संरचना के साथ अधिक विकसित समाज थे, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनपढ़ था। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1455 की शुरुआत में गुटेनबर्ग की बाइबल के प्रकाशन के साथ मशीन युग की शुरुआत हुई। इसने पुस्तक मुद्रण की गति में काफ़ी सुधार किया। तो पहले चले धातु प्रकार के उपयोग से हाथ से किया जाता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन मंत्र बन गया और औद्योगिकी उत्पादन शहरों में केंद्रित होने लगा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में लोगों का भारी पलायन हुआ। इन उद्योगों में रोजगार खेती से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद है सूचना इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना समाजों का उद्भव देखा गया। इस सदी के अंत तक दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं इसी दिशा में चली गई, जिसके कारण मीडिया पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। उस दौर का एक महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर था, जो निर्माण, प्रसंस्करण और वितरण को संभालने के लिए मुख्य उपकरण बन गया। आज सूचना ही शक्ति है। जिसके पास जानकारी के बेहतर स्रोत है, वे समाज में अधिक संसाधनपूर्ण और मजबूत है। वे ओपिनियन लीडर है और इन्हें सुना जाता है, जबकि दूसरों के पास इस तरह का नियंत्रण नहीं है। सूचना समाज ने विभिन्न पारंपरिक मीडिया रूपों को एक साथ विलय करते हुए देखा है, जिससे यह सस्ता, अधिक सुलभ और तेजी से उभरा है। पारंपरिक मीडिया के विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी एक कंप्यूटर के जरिए डिजिटल मीडिया का रूप ले चुकी है। इसके पहले ही प्रौद्योगिकी या एनालॉग्स या लीनियर, जबकि डिजिटल का रूप ले चुकी है। पहले की प्रौद्योगिकियाँ एनालॉग्स या लीनियर थी, जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ को किसी भी प्रारूप में संग्रहित किया और उपयोग किया जा सकता है, और इसका उपयोग करना आसान था। एक से अधिक पारंपरिक मीडिया प्रौद्योगिकी का बेहतर आउटपुट देने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के विलय की इस प्रक्रिया को अभिसरण कंजर्वेशन कहा जाता है।
उदाहरण के लिए एक मोबाइल फ़ोन के साथ उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि उस पर ईमेल के साथ साथ इंटरनेट ब्राउज किया जा सकता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर टेलीविज़न के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उस पर चैनलों को देखा जा सकता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास ने डीवीडी प्लेयर को पुराना बना दिया और है। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे एक से अधिक तकनीकों का आउटपुट अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ती तकनीक से लिया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकियाँ इंटरैक्टिव हैं, जो प्रतिक्रिया को संचार की एक समावेशी प्रक्रिया बनाती है। यह संदेश के सुधार को सक्षम बनाता है। साइबर नेटवर्क के माध्यम से सूचना के इस तेज़ी से आदान प्रदान ने संचार उद्देश्य की परवाह किए बिना ई कॉमर्स सुपर हाईवे शब्द को गढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस या पेशेवर संचार हो सकते हैं। 21वीं सदी की तकनीक पर चर्चा करने से पहले आइए हम पारंपरिक मीडिया की विशेषताओं के बारे में जानें, जो लंबे समय तक संचार मीडिया का परिदृश्य हावी रहे, और नया मीडिया जो हाल ही के वर्षों में उभरा है। अभी यहीं पर रहने देते हैं, 29 तारीख है आज। मिलते हैं नए वीडियो में। विद्यार्थी लोग, आप लोग चैनल से जुड़ जाए, लाल रंग की सब्सक्राइब बटन के दबा के वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। हर हर महादेव।